अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर है जनाब, जो लोगों को जो है ये पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था ये टॉपिक, लेकिन दो टॉपिक जो है रह गए हैं लिक्विड्स के। एक हमने थोड़ी सी बात की थी सरफेस टेंशन की। मैंने कहा था आपसे कि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उस पर एक ख़ास किस्म की फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से वो फोर्स जो है वो अपने एरिया को कम से कम कर देती है। तो इसलिए सरफेस टेंशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सरफेस टेंशन में होता ये है कि ना जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस पे भी मॉलिक्यूल होते हैं और अंदर भी होते हैं। वेपर प्रेशर भी सरफेस के मॉलिक्यूल की वजह से होता है। अब सरफेस के मॉलिक्यूल जो है अंदर होते हैं, उसके अंदर जो है अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उसके ऊपर जो है चार तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, जो बाकी मॉलिक्यूल होते हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर सरफेस पे जो होता है उसके अंदर जो है अट्रैक्शन तीन तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो टेंशन की वजह से नीचे जाते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल उसको ले लेते हैं, फिर दूसरे वाला मॉलिक्यूल नीचे जाते हैं, फिर तीसरे मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। इस तरह सरफेस के ऊपर हमेशा मूवमेंट होती रहती है। इस टेंशन की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो पानी का ड्रॉपलेट बनता है, अगर पानी को आप कहीं पर ड्रॉप की फॉर्म में डालें या तो वो ड्रॉप की फॉर्म में वो गिरे तो वो स्फेरिकल फॉर्म में गिरता है। स्फेरिकल फॉर्म में जो ड्रॉप होता है हमेशा वो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों होता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपना आपको अंदर अट्रैक्शन की वजह से खींच रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जो है सरफेस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो अपना सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, और ड्रॉप एक वाहिद यानी स्फेरिकल जो है वो वाहिद एक तरीक़ेकार है एक ड्रॉप के लिए कि वो अपना सरफेस एरिया कम से कम करे। ट्यूब नहीं बनाएगा, ट्यूब में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ड्रॉप जो है कोशिश करेगा या बिल्कुल रेगुलर शेप में बनाएगा, वो हमेशा ड्रॉप जो है वो सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म में जो है वो होगा। वजह उसकी ये है कि वो अपना सरफेस एरिया सरफेस टेंशन की वजह से कम कर रहा है। जो बहुत ही पतले पतले मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक जैसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट जो है वो लोगों को करके जादू करके दिखाते थे कि मैजिक है ये, वो हम पेपर पिन को जो है जो पेपर क्लिप्स होती हैं उनको जो है वो पानी पे आस-पास रखते थे तो एक फिल्म सी कायम हो जाती थी पानी के ऊपर, और जब फिल्म कायम होती थी तो वो उसके ऊपर तैरना शुरू कर देती थी। वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो पेपर पिन होती हैं कुछ इस तरह की जैम क्लिप्स लाती हैं, ठीक है। इसको जब पानी पे रखते हैं तो ये एक किस्म की यहाँ पर एक फिल्म सी कायम कर देती है। और ये बात ध्यान में रखें कि जब भी फिल्म कायम होती है किसी भी चीज़ के ऊपर जो है पानी की फिल्म कायम होती है, तो पानी की फिल्म तो सिंपल सिंगल होती है, लेकिन अगर साबुन की फिल्म कायम होती है तो साबुन की फिल्म डबल होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए जनाब पानी की फिल्म जो है वो पे कायम हो गई, वो पानी की फिल्म जो है वो एक सरफेस के ऊपर एक आपको एक वो दे रही है, सपोर्ट दे रही है, और सरफेस एरिया इस फिल्म का बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से वो तैरना शुरू कर देती है, ठीक है। क्योंकि जो है वो एक बहुत मशहूर साइंसदान है आर्शिमिदस, उसको कहते हैं उर्दू में अर्शिनाइट कहते हैं, इंग्लिश में याद नहीं क्या कहते हैं। तो वो जो है वो क्या कहते हैं, उसका एक बहुत मशहूर फार्मूला है कि वो जितनी नीचे थ्रस्ट जितनी नीचे प्रेशर पड़ता है पानी उतना ही अपथ्रस्ट करता है चीज़ों को। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना वो चीज़ें जो है वो उसको नीचे से थ्रस्ट मिल रही होगी, ठीक। तो बहरहाल उस पर ऐसे वो तैरना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वाटर स्ट्राइड या किस्म के मच्छर या कीड़े वीड़े होते हैं जो वाटर के ऊपर एक तरह से चल रहे होते हैं, हालांकि उनका ठीक अच्छा खासा वजन होता है, वो पानी में डूब सकते हैं, लेकिन वो चल इसलिए रहे होते हैं कि उनके पाँव के नीचे एक किस्म की फिल्म बन रही होती है, और जिसकी वजह से वो वाटर स्ट्राइड जो है वो पानी में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन होती है।
ना। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम एक इस तरह का एक जो है एक रॉड टाइप के वायर से, लोहे के वायर से ऐसे बना लेते हैं। इसको पानी, झाग वाले पानी में सोप वाटर में डालते हैं। सोप वाटर में डालने के बाद इसको निकालते हैं तो यहाँ एक फिल्म सी बन जाती है। ठीक, उस फिल्म की सरफेस जो है वो मतलब चकोर है, क्योंकि जैसे मैंने वायर जो है चकोर या स्क्वायर शक्ल में बनाई है, इसलिए जो है स्क्वायर शक्ल में वो फिल्म बनेगी। मैंने क्या किया कि मैंने एक धागा लिया, एक थ्रेड लिया और उसको ऐसे करके डाल दिया, इस फिल्म के ऊपर डाल दिया। तो क्या हुआ कि इसने दो जो बना दिए, क्या कहते हैं, यानी दो फिल्म बना दी। एक फिल्म अंदर बन गई, इस धागे से बन गई, एक फिल्म यहाँ से बन गई। इस फिल्म को तोड़ दो। अब क्या हुआ, अंदर खाली फिल्म नहीं, ये बाहर फिल्म है। तो ये फौरन ही जो है अपने आप को रीअरेंज करेगी और ये इस तरह की धागे की शक्ल बन जाएगी। वजह उसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि सरफेस के ऊपर जो वाटर था उसने अपने आप को अंदर खींचा और इसने एक स्फेरिकल की शक्ल की बना दी। ठीक है, ये भाई बात समझ में आ रही है? ये इसलिए हुआ कि सरफेस टेंशन के सरफेस के जो मॉलिक्यूल थे उसने सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींचा और फिर उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई। ठीक है जनाब, आगे चलो। अच्छा जी, अब यही चीज़ मैंने जो है दोबारा बनाई। मैंने ऐसी एक फिल्म बनाई, ये तो दिखाने के लिए था कि सरफेस टेंशन किस तरह एक्ट कर रही होती है। ठीक है, यही मैंने एक लोहे वायर का बनाया। ठीक है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो मूवेबल एक किस्म का मैंने मूवेबल किस्म का एक वायर रखी है जो मूव होता है ऊपर नीचे। तो जब मैंने इसको सर्फ में डाला तो उसके बाद ये जो है वो ये जो वायर था ये यहाँ से जब मैंने बाहर निकाला तो जब पानी की फिल्म बन गई, जब फिल्म अपने आप को समेट रही होगी, उनके सरफेस को कम से कम कर रही होगी, तो फिल्म जो है वो इसको अंदर की तरफ सरफेस के मॉलिक्यूल अपने अंदर तरफ खींच रहे होंगे। ठीक है, फोर्स लग रही होगी। ठीक है, इसकी वजह से ये वायर मूव कर रहा होगा, ये वायर अपनी जगह से मूव कर रहा होगा, जहाँ था उससे वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ एक बहुत ही हल्का सा वजन लटका दूँ, वेट लटका दूँ। मैंने बहुत ही हल्का सा एक वेट लटकाया जो कि इसको बराबर कर रहा है, यानी ये वायर मूव नहीं हो रहा क्योंकि सरफेस टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रही है और डब्ल्यू उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। वजन जो है उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जो मास है उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। बस ये एम ले लेता हूँ, उसको डब्ल्यू नहीं लूँ, एम ले लूँ। डब्ल्यू भी सही है लेकिन एम ले लेता हूँ। तो एम जी इसका वजन हो जाएगा एम जी। तो वजन और जितना भी हल्का सा वजन है उसके बराबर सरफेस टेंशन हो जाएगी। तो किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम करने का ये प्रैक्टिकली तरीका, बहुत आसान तरीका है कि आप इस तरीके से सरफेस टेंशन को मालूम कर सकते हैं। सरफेस टेंशन इस तरह आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, आप उसमें जो भी वजन लटकाएंगे बहुत ही अगर आपने मैट्रिक में फिजिक्स के प्रैक्टिकल किए हैं तो बहुत ही पतले बहुत छोटे छोटे मिलीग्राम्स के वेट्स आते हैं, तो वो लटका दें, या फिर उससे भी बहुत पतले माइक्रोवेव्स भी आते हैं। ठीक है, अब जो डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल होता है तो एक उनका ऐसा ऐसा जो है डिजिटल तरीका होता है जिससे बैलेंस जो है उसको खींचना होता है, फोर्स लगा होता है। डिजिटल मीटर आते हैं जो खास माइक्रोमीटर में फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक, उसकी मदद से मैं इसकी सरफेस टेंशन मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने इसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए सरफेस टेंशन मालूम की। तो पानी की सरफेस टेंशन आई,
0.075 ना, ये सरफेस टेंशन है, तो ये इसके बराबर होगी। एक तरह से प्रेशर किससे रिलेट कर सकते हैं आप, 0.075 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, ये है पानी की, वाटर की। ठीक है, उसके बाद जो है सोपी वाटर की, ये सोप वाटर की या सोप की जो है, अगर इसकी सरफेस टेंशन होता है 0.03 न्यूटन अपॉन मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, सोप वाटर की सरफेस टेंशन जो है वो कम होती है। हम जब कपड़े धोते हैं तो साबुन से, तो उसमें क्या होता है, साबुन में जो है कपड़ा जो है, कपड़े जो होते हैं या जो और चीज़ें होती हैं उसके दरमियान, कपड़े अगर आप जो टेक्सटाइल वाले हैं उनकी समझ में तो ज़्यादा आएगा, कपड़े कुछ इस तरह की उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, ताने बाने में बने होते हैं, यानी वाफ के इफेक्ट पे जो है वो बने होते हैं। तो ये इनके दरमियान बहुत ज़्यादा पोरस और सुराख होते हैं। तो आपका जो भी डर्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इसके अंदर दाखिल हुआ होता है। ठीक है, तो अब अगर पानी की क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, एक तो ये वजह होती है कि जनाब वो पानी जो है वो जो जो डर्ट पार्टिकल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। वो डिटर्जेंट जो होता है वो उसको पानी में डिजॉल्व कर देता है, पहले उसको एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उसको हाइड्रोफिलिक फॉर्म में जो है वो, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है डिटर्जेंट का, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर पानी में आ जाता है, इसलिए कि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी उसमें होता है डिटर्जेंट में। ये पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए, लेकिन सेकंड वजह ये भी है कि जब सोप वाटर होता है तो उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है बनिस्बत नॉर्मल वाटर के। नॉर्मल वाटर का 0.075 है, सोप वाटर का 0.03 है। तो पानी जो है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो कम से कम होती है सरफेस मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो पानी पोरस जगह पे जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्शन कम से कम मिल रही है, तो वो जा सकते हैं और फिर डर्ट पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो सोपी वाटर की सरफेस टेंशन कम होती है, जितनी आप सरफेस टेंशन कम होगी उतना ज़्यादा वो आसानी से जो है चीज़ों को निकाल सकेंगे बाहर। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर आप हॉट वाटर लें तो हॉट वाटर जो है वो ज़्यादा अच्छा कपड़े धोता है, या जो आपकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी साफ़ करता है। उसकी वजह ये है कि जितना ज़्यादा जो चीज़ों टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए कि एनर्जी मिल जाएगी मॉलिक्यूल्स को, तो टेंशन कम हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा मूवमेंट आसान हो जाएगी उनकी। सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है नॉर्मली, क्योंकि हम कैपिलरी एक्शन वगैरह पढ़ते हैं, तो कैपिलरी एक्शन में सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कैपिलरी एक्शन में जो है नॉर्मली मरकरी, पानी और मरकरी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो मरकरी की जो सरफेस टेंशन होती है वो 0.4 होती है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा याद रखने की बात है कि मरकरी की 0.4 होती है, पानी की जो है 0.075 होती है, और क्या कहते हैं सोपी वाटर की 0.03 होती है। मरकरी की जगह कितनी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो मरकरी की सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से जो है मरकरी का फ्लो जो है वो बड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। बिल्कुल कहते हैं ना, टूट टूट के नहीं चलता, पानी जो है वो टूट के चलेगा। पानी जो है अगर कैपिलरी में चल रहा है तो इसमें बीच में गैप आ सकता है, मरकरी में गैप नहीं आता, थर्मामीटर वगैरह में मरकरी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यूज ऑफ मरकरी जो है वो भी एक तरह से सरफेस टेंशन, यूज ऑफ मरकरी इन कैपिलरी जो है वो इसलिए होती है कि उनकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अच्छा जी, अब ये पानी का एक ड्रॉप है,
उसमें मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को मैंने कह दिया ये एल है, लाइन को मैंने कहा कि ये एल है। अब सरफेस टेंशन किसके बराबर होगी? सरफेस टेंशन को कहीं पर टी से जाहिर करते हैं, कहीं एस से जाहिर करते हैं, मैं एस से जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है वो किसके बराबर होगी? फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, ये टेंशन होगी जनाब। जितनी इस सरफेस के ऊपर जो है सरफेस टेंशन पड़ रही है, सरफेस एक लाइन डाल दी है मैंने, उसके ऊपर दो फोर्स लगी हुई है, इधर खींच रही इधर खींच रही, तो सरफेस टेंशन जो है वो कितने बराबर होगी? दोनों आपस में बराबर होंगी, सरफेस पे है ये, लेकिन ये सरफेस टेंशन जो है वो बराबर होगी एस इक्वल टू एफ अपॉन एल। अगर ये फार्मूला बनने के बाद मैं अगर ये चाहूँ कि मैं कोई सरफेस टेंशन किसी चीज़ की मालूम करूँ, तो मैं कैसे मालूम करूँ? ठीक है, मसलन मैंने जो आपको पहले तरीका बताया कि सरफेस टेंशन मालूम करने का, कि मैंने जनाब यहाँ पानी की एक फिल्म बना दी, इसके ऊपर ये मूवेबल फ्लैटेंड है, ये मूवेबल वायर है जो कि मूव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ मैंने वज़न लटका दिया और वज़न का साइज है m, ठीक है। अब मैंने ये आपसे कहा कि इसका सरफेस टेंशन मालूम करें आप, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द वायर जो है ये है L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, आपको मालूम करना है कि जनाब इसकी सरफेस टेंशन कितनी है, सही। यानी ये मास, सॉरी आपको मालूम करना है कि मास कितना है, आपको मालूम करना है कि मास कितना है, ठीक है जनाब। निकालो उसको। जनाब बहुत सिंपल सा सवाल है ये जनाब। हमें पता है कि F इक्वल टू mg होता है, जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी वो फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रही होगी, तभी वो इक्विलिब्रियम हालत में है, वो इक्विलिब्रियम हालत में है, तो F इक्वल टू mg होता है। नीचे वाला बदन जो है वो जो फोर्स लगा रहा होगा वो F इक्वल टू mg होगा, और ऊपर जो सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही होगी वो F इक्वल टू S इंटू एल होगी, सरफेस टेंशन इंटू एल होगी, ठीक है ना। दोनों को बराबर कर दें तो क्या वैल्यू आएगी जनाब? एम जी इक्वल टू एस इंटू एल आ गया, तो जी मिटाया, जी को नीचे ले गए, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है पानी सोपी वाटर से मैंने वो बनाई थी फिल्म, ठीक है। तो अगर मैंने आपको पहले बताया कि सोप वाटर में जब फिल्म बनती है तो वो सिंगल लेयर नहीं होती, वो डबल लेयर होती है। वो आगे पीछे लोहे पे बनाएंगे, अगर आप या कोई वायर पे बनाएंगे तो वायर के आगे भी होगी, वायर के पीछे भी होगी। तो ये जो है ये 2f होगी, जो फोर्स होगी वो 2f होगी। जो मास तो एक ही लग रहा होगा, मास तो एक ही फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये बराबर होगी 2f के, सरफेस टेंशन के डबल फोर्स के बराबर होगी, तभी जाके वो बैलेंस करेगा, क्योंकि आगे पीछे दो तरफ फिल्म बन रही है, इसलिए ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो ये काम चल जाएगा, ठीक है। जनाब ये हो गया जनाब आपके पास फार्मूला, आप इसमें रखते हैं सरफेस टेंशन है 0.03 होती है, और लेंथ जो है सेंटीमीटर में है तो 10/100 करते हैं, मीटर में ले आएंगे आप उसको, ठीक है, क्योंकि आपको मास जो है वो ऐसा यूनिट में चाहिए, और जो है 9.8 से डिवाइड कर दें इसको आप, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो जवाब आएगा वो आपका मास होगा, ठीक है ना। जनाब
अच्छा जी, अभी तक तो जो हम बातें कर रहे थे, हम जो है सरफेस टेंशन की बातें कर रहे थे। अब हम थोड़ी सी बात विस्कोसिटी की कर लेते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है जनाब? विस्कोसिटी भी एक फ्लूइड का एक किस्म का विस्कोसिटी भी फ्लूइड का जो है वो एक पैरामीटर है। और विस्कोसिटी जो है बेसिकली जो है वो बताता है कि वो चीज़ जो है वो कितनी थिक है और कितनी गाढ़ी है। ठीक है, जितना ज़्यादा कोई मटीरियल विस्कस होगा उतना ज़्यादा वो गाढ़ा होगा। इसका ताल्लुक डेंसिटी से आप रिलेट नहीं कर सकते, तो डेंसिटी समथिंग डिफरेंट। विस्कोसिटी जो है वो कुछ और चीज़ होती है, तो विस्कोसिटी जो है वो डेंसिटी नहीं होती पहली बात। ठीक है, वो चीज़ गाढ़ी है तो मतलब वो डेंसर नहीं है, तो ठीक है। विस्कोसिटी जो है वो फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब पानी को मैं फर्स्ट करें पानी बह रहा है या कोई और फ्लूइड बह रहा है, तो वो बहने में जो है उसके दरमियान लेयर्स जो उसकी होती हैं, पानी की जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान जो रिलेटिव मूवमेंट होती है, सब बह रहे हैं, सारी लेयर्स बह रही हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ रिलेटिव मूवमेंट आ रही है। वो रिलेटिव मूवमेंट की वजह से जो है वो विस्कोसिटी जो है वो उसमें विस्कोसिटी क्रिएट होती है। कोई लेयर जो है फर्स्ट करें, अगर रिवर बेड की बात कर लूँ तो रिवर बेड में जो है नीचे ज़मीन, ये रिवर बेड है यानी दरिया का जो है तय है, ठीक, और ये दरिया की सरफेस है। यहाँ जो पानी बह रहा होगा और यहाँ जो पानी बह रहा होगा उनके दरमियान फर्क होगा, उनकी स्पीड में फर्क होगा। यहाँ पानी को एक फ्रिक्शन मिल रही है इस सरफेस से। ठीक है, तो ये लिक्विड फ्रिक्शन जो है एक नई टर्म आती है, नई लिक्विड फ्रिक्शन, जो जिसकी वजह से विस्कोसिटी होती है। लिक्विड अपने लेयर में जब बह रहे होते हैं तो हर लेयर की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सब मूव कर रहे हैं, लेकिन कोई तेज मूव कर रहा है, कोई आहिस्ता मूव कर रहा है, तो जो लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन आ रही है वो फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली विस्कोसिटी क्रिएट कर रही है। अगर आप देखें कि फर्स्ट कर लें कि हम यहाँ पर जो पानी है वो तो ज़ीरो है, उसकी रिलेटिव विस्कोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पर विस्कोसिटी कुछ होगी। ठीक, अब इसके मतलब ये बात कि ये ग्रेजुअली बढ़ रही है, यानी यहाँ पर कुछ थी, यहाँ उससे ज़्यादा थी, यहाँ इससे भी ज़्यादा हो गई, ये लेयर वाइज जो है वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। इसके दरमियान लेयर के दरमियान जो फ्लो में जो रुकावट आ रही है वो बेसिकली क्रिएट कर रही है वो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से विस्कोसिटी जो है क्रिएट हो रही है, वो चीज़ विस्कस हो रही है। जितनी ज़्यादा वो फ्रिक्शन होगी उतनी ज़्यादा विस्कस मटीरियल होगा, उसका फ्लो उतना ज़्यादा स्लो होगा, क्योंकि वो रोक रही होगी उसके फ्लो। पानी जो है वो विस्कस मटीरियल नहीं होता, इसका मतलब ये है कि उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कम होती है, बाकी जो है मटीरियल होते हैं वो विस्कस होते हैं, इसके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, शहद बहुत विस्कस होता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो मूव करती हैं, स्लो फ्लो करती हैं। वजह उसकी होती है कि उनके दरमियान विस्कस फ्रिक्शन या लिक्विड फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब इस लिक्विड फ्रिक्शन को हम देखते हैं, लिक्विड फ्रिक्शन होती क्या है, किस तरह होती है। ठीक है, और लिक्विड फ्रिक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं फिर तो देखेंगे हम आगे। एक बात ध्यान में रखें कि जो नॉर्मल फ्रिक्शन होती है, अगर हम नॉर्मल फ्रिक्शन को याद करें, फिजिक्स में पढ़ी होगी हमने, तो नॉर्मल फ्रिक्शन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। नॉर्मल फ्रिक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि जो है वो यूनिट, नेचर ऑफ द यूनिट क्या है। ठीक है, नॉर्मल फ्रिक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जो है बेसिकली एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है। अगर आप नॉर्मल सॉलिड टू सॉलिड फ्रिक्शन देखें, एक सरफेस है उसके ऊपर ये फ्रिक्शन हो रही है, ये चीज़ लेटी हुई है, ये चीज़ खड़ी हुई है, एक ही मटेरियल की दोनों की फ्रिक्शन बराबर हो, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है या कम है। ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही, ये
ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, एक ही चीज़ है, लेकिन ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है और कम एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, तब भी फ्रिक्शन बराबर होगा। ठीक है, इस पर वो डिपेंड नहीं कर रही। फ्रिक्शन की बात हो रही है, विस्कोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, ये सॉलिड फ्रिक्शन कहलाती है, सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली वो इस रिलेटिव स्पीड पे भी डिपेंड नहीं कर रही कि तेज़ी से मूव कर रहे हैं या आस्था से मूव कर रहे हैं। कोई चीज़ तेज़ी से मूव कर रहे हैं या आस्था से मूव कर रहे हैं, इस पर वो डिपेंड नहीं कर रही। फोर्स जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही हम लिक्विड फ्रिक्शन में दाखिल होते हैं, ये तमाम चीज़ें आने लगती हैं इन पिक्चर। एरिया कितने एरिया पे मूव कर रहा है, कितना जो है फ्रिक्शन जो है वो किस हिसाब से है, रिलेटिव विस्कोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आने लगती हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई फ्लूइड की लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, तो हमने अभी जैसे बनाया, हमने आपसे कहा कि जनाब इनका मुख्तलिफ लेयर है और इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो dv है और जो इसके दरमियान जो फासला है वो dz है। ठीक है, फर्स्ट करें ये dz है, ये dz लेयर के दरमियान जो फासला है वो dz है, बहुत ही छोटा सा फासला होगा, जाहिर बात है। और जो फ्रिक्शन जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो dv है, वेलोसिटी जो है इनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है वो dv है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस जो है वो dz है। ठीक है, तो अगर हम ये कर लें तो हम इसका एक फार्मूला बना सकते हैं विस्कोसिटी का। बेसिकली ये विस्कस फ्रिक्शन या लिक्विड फ्रिक्शन कहलाती है। इसका फार्मूला होगा ईटा, एन नहीं है, ये ईटा है, ईटा ए dv अपॉन dz। ठीक है ना। अब जनाब ये ईटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो बेसिकली इससे निकलेगा। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हर फ्लूइड का अलग होता है। ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये फ्रिक्शन जो है डिपेंड कर रहा होता है एरिया पर, और वो चेंज इन वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो रही होगी उतना ज़्यादा वो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा लेयर्स के दरमियान उतना वो जो है वो कम होगा। ठीक है, उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना वो फ्रिक्शन कम होगा। और एरिया, इस एरिया में ये जो है जो दो लेयर के दरमियान जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है वो ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अगर वो एरिया कांटेक्ट अगर किसी फ्रिक्शन में कम आ रहा होगा तो कम होगी एरिया, यानी विस्कोसिटी का असर जो है वो ज़्यादा एरिया पे ज़्यादा पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये तमाम ऑब्वियस के अलावा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट जो है वो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये तो होता है SI यूनिट में। जो इसका नॉर्मली यूनिट इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है CGS सिस्टम में, यानी डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। इसको हम कहते हैं एक क्वाइल्स। ये बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर होता है 10 क्वाइल्स। विस्कोसिटी को असल में क्वाइल्स की फॉर्म में नापा जाता है। ये इम्पोर्टेंट याद वाली बात है। ठीक है, ये जो है जो N होता है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे विस्कोसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, उसके अलावा जो है ये एरिया डिपेंडेंट भी होता है।
चीज़ें याद रखने की। ठीक है जनाब, लेक्चर आज का ख़त्म हुआ, अभी लेक्चर भी आए।